Hello everyone. In this video, I will discuss about electromagnetic induction introduction only. This is topic of plus 2 class physics. Okay. You can see on the board unit number 4th, chapter number 6 of NCERT. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने इसका मतलब पहले ये पढ़ चुके हैं. आप फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा है. चार्ज एट रेस्ट, तो अगर चार्ज एट रेस्ट पे होगा तो फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अगर चार्ज मोशन में होगा तो करंट के साथ साथ देखो, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. जब कोई चार्ज मूव करता है तो करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आते हैं उसमें. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर का जो स्पेस है वो इलेक्ट्रॉन के जो चारों ओर का जो स्पेस है, चार्ज के चारों ओर का स्पेस, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर का स्पेस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है. जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या बनेगा? करंट बनेगा. करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है. ये ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट था, ओरेस्टेड. उसने मतलब 19 इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी उसने डिस्कवर किया था कि अगर करंट कैरिंग वायर है ना, उसके पास हम कोई मैग्नेटिक नीडल रख दें तो डिफ्लेक्शन शो करेगी. इसका मतलब अगर कोई वायर के अंदर करंट है तो उसके चारों ओर का जो स्पेस है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है. और उसकी जो प्रेजेंस है, मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रेजेंस है वो शो की गई थी मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन के द्वारा. मतलब क्या किया था, एक करंट कैरिंग वायर थी, एक वायर थी, उसमें करंट फ्लो कर रहा था. उसके स्पेस में, उसके साथ ही अगर मैग्नेटिक नीडल को हम रख दें तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है. वो डिफ्लेक्शन ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड है उसके चारों ओर करंट के. द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक के चारों ओर तो होता ही है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो दूसरा सोर्स क्या था? करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि करंट कब बनता था? जब कोई चार्ज मूव करता है. जब कोई चार्ज मूव करेगा तो करंट बनेगा. करंट है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, तो इस यूनिट में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी रिलेट करोगे. इलेक्ट्रिसिटी भी आप ऑलरेडी जानते हो. ठीक है, यूनिट नंबर 2 में इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा है आपने. मैग्नेटिक फील्ड भी आप यूनिट नंबर 3 में पढ़ के आए हो. ठीक है, और अब इन दोनों का रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का दोनों का जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर बात करूं मैं, मतलब इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को पढ़ा है एक साथ. और EMI का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इंडक्शन का मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हुआ है. वो क्या प्रोड्यूस हुआ है? मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट. देखो पता क्या होता है, ये सभी जानते हैं कि अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसके वो करंट प्रोड्यूस करेगा. करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा. ठीक है, यानी कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो क्या जो मूविंग मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट? तो आंसर ये आया कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया. ओरेस्टेड था, एम्पियर था, और उसके साथ कुछ साइंटिस्ट भी आए. उन्होंने ये देखा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसके चार्ज मूव करेगा तो करंट बनेगा. करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है. यानी कि जो मूविंग चार्ज था वो किसका सोर्स है? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है. ठीक है, तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? तो वो रिवर्स क्वेश्चन था कि कैन कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड या मूविंग मैग्नेट कैन प्रोड्यूस करंट. तो आंसर यही था कि यस, कि मूविंग मैग्नेट और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड करंट विल प्रोड्यूस. और वो करंट का नाम स्पेशल करंट है, वो कहते हैं उसको इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताऊंगा आपको होता क्या है. तो आप ये देखो एक बार कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट बनेगा, और वो करंट का नाम क्या है? इंड्यूस्ड करंट. क्या नाम है उसका? इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस मतलब बिना बैटरी का करंट. वो इंड्यूस्ड हुआ है, वो प्रोड्यूस हुआ है. इंड्यूस मतलब प्रोडक्शन ऑफ करंट इन द क्लोज सर्किट. ठीक है, तो beginning of the 19th century, Orested, Ampere and other scientists came and they gave interrelation between the electricity and magnetism. ठीक है, तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता था मैग्नेटिक फील्ड. अगर कोई मूविंग, तो क्वेश्चन था कि मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट? आंसर इज यस. तो 1830 में फैराडे और हेनरी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो करंट इंड्यूस्ड हो जाता है क्लोज सर्किट के अंदर, जो मैंने आपको बताया अभी. ठीक है, तो बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड करंट इज इंड्यूस्ड इन द क्लोज सर्किट. अब है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो लिखते हैं BA. ठीक है, B यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, A यहां पर एरिया वेक्टर है. हम जानते हैं फोर्स
ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, बी एफ क्या होता है, बी क्यू वी साइन थीटा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं v साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं एफ इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। कोई एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर फोर्स कितना रहेगा, एफ इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। तो b अगर निकालें यहां से क्या आएगा, एफ बाई क्यू वी साइन थीटा, और ये वाली b की वैल्यू यहां रख दो, तो फाइव b कितना आएगा, एफ क्यू वी साइन थीटा इंटू ए। अभी इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं आसानी से, ये मास इंटू एक्सेलरेशन m1 l1 t-2, ये एरिया है तो l² आएगा, ये चार्ज है तो करंट इंटू टाइम, ये क्या है वेलोसिटी lt-1, इसका होता है डिमेंशनलेस है। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये हो गया l से l कैंसिल, ये बचेगा l², यानी कि m1 ये बचेगा l², और ये कट गया इससे कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या t-2 और a-1। तो ये डिमेंशन फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओके तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। उसमें हमने देखा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से करंट इंड्यूस्ड होता है किसी भी सर्किट में, क्लोज्ड सर्किट के अंदर, ठीक है। क्लोज सर्किट में हम कोयल भी ले सकते हैं या कोई लूप ले सकते हैं, ठीक है ना, कोयल और कोई लूप, करंट कैरिंग लूप कह सकते हैं जिसको हम, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, एक फिनोमिना है जिसमें इंड्यूस्ड करंट होगा, मतलब हमारा जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उस एक फिनोमिना है जिसमें करंट इंड्यूस्ड होगा किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड उस क्लोज सर्किट के अंदर जब भी चेंज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट। हम यहाँ कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की जगह बोल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की थी, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्लोज्ड एरिया, ठीक है भाई। एक क्लोज्ड एरिया है, उसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं, वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। और वैसे भी ये क्या बताता है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिस थ्रू द सरफेस एरिया। भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में ही है, वो मेजर करता है कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं किसी भी सरफेस एरिया से, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने यहाँ पर, प्लेन सरफेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं, वो उसका फ्लक्स है। तो हम अगर प्लेन सरफेस में हमें मतलब बताना है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताना है, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, वैसे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सिंबल है वो है फाई बी। बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, फाई फ्लक्स के लिए है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए, यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर कह सकते हैं हम। एक हमारे पास कोई प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके हमेशा आउटवर्ड होगा और वो नॉर्मल होगा। एरिया वेक्टर का मतलब है उस प्लेन जो सरफेस है उसके नॉर्मल और हमेशा आउटवर्ड होगा। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा एन कैप से दिखाया मैंने यहाँ से, एन कैप का मतलब यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्मल है और आउटवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लिया इस डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ पर इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, वो है थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, जितना एंगल इसने बनाया तो ये लिख सकते हैं, ये थीटा है। तो बी का कौन सा कंपोनेंट है, थीटा वाला, यानी कि कोस थीटा। ये वाला क्या है, बी कोस थीटा, और एरिया, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं बी कोस थीटा ए।
इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, b cos थीटा इंटू a। तो यानी कि सिंपल लिख सकते हैं मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा यहां से, ba cos थीटा, ba cos थीटा। अब यहां देख सकते हो अगर जो थीटा है वो 0 हुआ, मतलब जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों के बीच मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है कोस थीटा। अगर थीटा 0 होता है तो फ्लक्स क्या आएगा, कोस 0 क्या होएगा 1, तो फ्लक्स क्या आएगा बी डॉट मतलब बी ए यहां पर क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है। दूसरी बात, अगर थीटा यहां पर 90 हुआ, हमारा एरिया वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो थीटा कितना बनेगा उसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो थीटा बनेगा 90, तो फ्लक्स क्या रहेगा वहां पर, थीटा कोस 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स क्या रहेगा 0, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये दे रहा है बी ए और मिनिमम वैल्यू आ रही है 0। अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा बी और ए के बीच का एंगल कितना हो जाए, थीटा 90। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्लेनर सरफेस के लिए तो ये केस आएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, मैग्नेटिक जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वेबर, ठीक है। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैक्सवेल। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन भी है, यानी कि 1 वेबर WB इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ये रिलेशन है वेपर और मैक्सवेल के बीच में। अगर आपसे कोई पूछता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, तो बोलेंगे वेबर। सीजीएस यूनिट क्या है, मैक्सवेल। इन दोनों के बीच में रिलेशन है 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। और जो हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी तो थी ये प्लेनर सरफेस की बात। अगर हमारे पास कोई कर्व्ड सरफेस हुआ और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हमने क्या लिया है, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म की बजाय अगर हम कौन सा सरफेस एरिया लें, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या होगा, जैसे मान लिया ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब की बार कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस कर्व सरफेस के लिए हमें ना इसका जो एरिया वेक्टर है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हम इसका एरिया वेक्टर मान लो, ये टोटल एरिया कितना है इसका, मान लो a, और इसका स्मॉल एलिमेंट लें अगर इस वाले सरफेस का, मान लो ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने, और इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो है ये, ठीक है। तो इसको मान लो मैंने लिख दिया n कैप, ये एरिया वेक्टर स्मॉल का है और इसका एरिया मतलब सरफेस एरिया कितना है dA, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया वेक्टर dA, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है मान लो यहाँ से, तो ये B की डायरेक्शन होगी, ये एंगल होगा इसमें थीटा। तो तब भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अलग अलग मतलब इसमें क्या होगा, आपको मैग्नीट्यूड भी मैग्नेटिक फील्ड का हर मतलब ये क्या स्मॉल एरिया एलिमेंट, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग आएगा। मान लो इसके लिए फर्स्ट सरफेस एरिया है और इसका स्मॉल एलिमेंट एरिया कितना है dA1, और इसका इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है B1। ऐसे ही आप दूसरा ले सकते हो, मान लो हमने यहाँ ले लिया मैग्नेट ये सरफेस एरिया और इसका नॉर्मल कंपोनेंट ये रहा A n वेक्टर, और इसका जो स्मॉल एलिमेंट एरिया है वो है dA2 और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो फिर ये B2 आएगा मान लो। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग स्मॉल एलिमेंट एरिया का एरिया अलग अलग है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग है,
तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो चेंज हो रही है। तो अलग अलग सरफेस एरिया के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी अलग अलग होगा। अगर मैं इस सरफेस एरिया के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालूं, क्या आएगा, B1 dA1। इसके लिए कितना आएगा, मान लो ये है φ1, ठीक है। और इसके लिए कितना आएगा, B2 dA2 φ2, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट काफी सारे हैं, मान लो ith है, लास्ट वाला जो स्मॉल एलिमेंट क्या है, ith है, तो हम इसको लिख सकते हैं BI वेक्टर इनटू में DAI इक्वल टू φi, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इस पूरी बॉडी के लिए, और उसका एरिया तो A ही है, तो वो क्या आएगा, इन सभी का सम आएगा। अगर हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिखें, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने लिख दिया φB इक्वल टू φ1 प्लस φ2, लास्ट में लिख दिया φi। तो φ1 की वैल्यू पुट करेंगे B1 dA1, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख दो। ऐसे ही B2 dA2 लिख दो। लास्ट के लिए BI dAI वेक्टर, ठीक है। तो इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन I1 टू समेशन N ले लो यहाँ पे। अच्छा, मैंने I लिया ना यहाँ पे, तो I की वैल्यू 1 से लेकर I तक ही है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं सिंपली, सबस्क्रिप्ट में आएगा BI dAI वेक्टर इन दोनों, ठीक है। ये फ्लक्स आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला बनेगा अगर हमारे पास कैसा सरफेस एरिया है, क्लोज्ड सरफेस एरिया है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो स्मॉल एलिमेंट, अलग अलग स्मॉल एलिमेंट एरिया लेंगे, स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे, और हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो इस तरह से हम सिंपली ऐड कर सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इस बॉडी के लिए निकाल सकते हैं, उसका सरफेस एरिया जिसका क्या है, A है, ठीक है।